Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. इस वीडियो में हम लोग सेल ऑर्गेनल में नेक्स्ट ऑर्गेनल्स को देखने जा रहे हैं और वो है हमारा लाइसोसोम। क्लियर है ना। तो आज का जो टॉपिक हो गया वो क्या हो गया, लाइसोसोम। ध्यान से समझोगे इसे। तो देखो ध्यान से सुनना है यहाँ पे, क्योंकि लाइसोसोम पढ़ेंगे हम और उसके बाद फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम तीनों को ना कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे, ताकि आपको जो यहाँ जो सारी चीजें हैं वो सभी चीजें बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो। क्लियर है ना। तो ध्यान से समझोगे। लाइसोसोम में कुछ बेसिक पॉइंट्स लिख लेते हैं, जैसे कि डिस्कवर किसने किया था, है ना, इन सब चीजों को। तो सबसे पहले लिख लेना, पहला पॉइंट लिखोगे इसमें, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई, it was discovered by Christian डे ड्यू। ये यू है, क्लियर ना, क्रिश्चियन डे ड्यू। तो इन्होंने ही लाइसोसोम को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसमें, अगला पॉइंट लिखोगे आप लोग, इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। देखो ध्यान से, यहाँ लाइसोसोम में भी मेम्ब्रेन होगा, एक मेम्ब्रेन होगा, आपको पता होना चाहिए, आपको मैंने पीछे लिखवा दिया है। क्लियर है ना। तो यूकैरियोटिक सेल्स बट एब्सेंट, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो देखो, अगर यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में अगर कहीं डिफरेंस लिख रहे हो तो ये सब चीजें लिख सकते हो कि ये इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है भाई। क्लियर है ना। वैसे भी आपको एक पॉइंट में मैंने ऑलरेडी लिखा दिया है, जहां भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स होंगे वो यूकैरियोट में ही होंगे, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स वाले प्रोकैरियोट में पाए ही नहीं जाएंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया कि ये यूकैरियोटिक सेल में तो होगा, लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर हो गया इतना। इसके बाद देखो, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना आप कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है तो इसी में लिख लेना, एक्सेप्शंस देख लो। एक्सेप्शन है एक तुम्हारा मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। ये याद रखोगे आप, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में तुम्हारा लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। अदरवाइज सारी, क्योंकि ये भी तो यूकैरियोटिक सेल ही है ना भाई। देखो यूकैरियोटिक ही सेल है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। यूकैरियोटिक सेल को मैंने अंडरलाइन करके एक एक्सेप्शन लिख दिया यहाँ पे कि मैच्योर। अब देखो, मैच्योर मैमेलियन, मैमेलियन आरबीसी जो हमारा आरबीसी है, हम तो मैमल्स है ना भाई। अब मैमल का आरबीसी यानी हमारा आरबीसी, वो भी जो बना है वो नहीं, जो मैच्योर हो गया है वो। क्लियर है ना। एक चीज याद रखना, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में ना मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स मतलब होते ही नहीं है, डीजेनरेट हो जाते हैं वो टाइम के साथ। जैसे जैसे मैच्योर करता है ना, डीजेनरेट कर जाते हैं, क्योंकि ताकि वो ना वहाँ पे एक सरफेस एरिया बढ़ सके, ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है ना वो बढ़ सके, इस प्रोसेस के लिए होता है। तो आपको एक चीज याद रखना, इवन न्यूक्लियस भी नहीं होता है मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में। अगर न्यूक्लियस पढ़े होगे तो मैंने वहां बताया होगा ऑलरेडी, अगर नहीं बताया होगा तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि वहां क्या होता है, न्यूक्लियस भी नहीं होता है। क्लियर। लेकिन जब बनता है ना उस समय होता है, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर करता है तो उसके बहुत सारे ऑर्गेनल्स, इवन न्यूक्लियस भी क्या कर जाते हैं, तो डीजेनरेट कर जाते हैं। तो ये आप याद रखोगे कि मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में क्या मतलब ये क्या बोल रहे हैं, लाइसोसोम नहीं प्रेजेंट होता, ऑल्दो दिस इज एन यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है ना, दिस इज ए यूकैरियोटिक सेल। आगे देखेंगे इसमें, एक पॉइंट और याद रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पे लिख लोगे, इट इज, ऐसे लिख लो, आइदर एब्सेंट इन प्लांट सेल और इफ प्रेजेंट दे आर लेस इन नंबर। प्लांट सेल में या तो एब्सेंट होंगे या होंगे भी ना तो उनका नंबर बहुत ही कम होगा, क्योंकि ज्यादा करके जो डाइजेशन का काम है ना वो बेसिकली कहाँ होना है, तो एनिमल सेल में होना है। क्लियर है ना। अब देखो,
आगे इसी में ध्यान देना, ये क्या होंगे, प्लांट सेल में एब्सेंट हो गए या फिर प्रेजेंट भी हुए तो बहुत ही कम नंबर में हुए। यहीं पे एक चीज ध्यान दोगे, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की भी बात करें तो लाइसोसोम का नंबर मैक्सिमम उस जगह पे होगा ना जहां पे कि डाइजेशन का काम ज्यादा करना हो। क्लियर है ना, यानी कि जहां पे एक तरह से यूं कहो, देखो एक फंक्शन समझना थोड़ा सा लाइसोसोम का। लाइसोसोम का फंक्शन अलग अलग होता है एक्चुअली। देखो सेल के अंदर है, अगर कोई पार्टिकल फॉरेन पार्टिकल आ गया तो उसे डाइजेस्ट डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है। फिर सेल के अंदर इसके पास में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, लगभग 40 होते हैं ना, अप्रोक्सीमेटली 40 टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इस लाइसोसोम में। तो वो क्या करता है, अलग अलग सब्सटेंस को वो ब्रेक डाउन करता है, जैसे प्रोटीन, फैट, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का भी वो डाइजेशन करता है कंप्लीटली। क्लियर है ना, इसमें जैसे इंजाइम्स होते हैं, जैसे देखो लाइपेजेस, प्रोटीनेजेस, ऐसे करके कुछ इंजाइम्स होते हैं। क्लियर है, वो सब अभी हमें पढ़ना नहीं है, वैसे मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन एक बेसिक पॉइंट ये है कि लाइसोसोम का नंबर वहां पे ज्यादा होगा ना जहां पे कि फैगोसाइटोसिस ज्यादा करना हो। फैगोसाइटोसिस आपको पता होगा, एंडोसाइटोसिस में मैंने पढ़ाया था, जहाँ पे कि पैथोजेंस आ रहे हैं उसे मतलब डेड करना है, उसे मारना है। क्लियर है ना, तो वहां पे लाइसोसोम ही उसे ब्रेक मतलब एक तरह से डाइजेस्ट करने का काम करता है, उसे किल करने का काम करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लोगे, एक पॉइंट लिख लोगे फिर से स्टार बना के ही इस तरीके से लिख लोगे, इट्स नंबर is more in those cells which perform intracellular, एक मिनट, सही था, इंट्रासेलुलर ही होगा यहाँ पे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। देखो इंट्रासेलुलर वर्ड मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था, विद इन द सेल, सेल के अंदर जो डाइजेशन चल रहा है ना उसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोल रहे हैं। तो जहां पे इंट्रासेलुलर डाइजेशन ज्यादा हो रहा हो ना वहां पे इसका नंबर ज्यादा होगा। खास करके कहाँ होगा तो देखो ध्यान से, यहाँ पे एक एग्जांपल जरूर लिख लेना, WBC। WBC में ही तो सारा जो फाइटिंग का काम चल रहा है ना वो यही तो चलता है, आप याद करो, फैगोसाइटोटिक सेल्स। क्लियर है ना, तो WBC को सोल्जर ऑफ बॉडी भी बोलते हैं, आपको पता होगा इसी की वजह से, है ना, क्योंकि यहाँ पे लाइसोसोम का नंबर बहुत ज्यादा होता है WBC में खास करके, और जो भी पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स, जो भी पैथोजेंस आते हैं ना उसे क्या किया जाता है, पहले तो कैप्चर किया जाता है, फिर लाइसोसोम के साथ उसे बाइंड किया जाता है, फिर लाइसोसोम उसका डाइजेशन कर लेता है, उसको खत्म कर देता है। क्लियर है ना, डाइजेशन करके सब कुछ यहीं पे उसका मतलब एक तरह से कंप्लीट क्या बोल रहे हैं, किल कर देता है उसे, और हमारे बॉडी को एक तरह से प्रोटेक्ट कर देता है। तो ये इतना समझ में आया। इसके बाद देखोगे, इसके बाद मैं ऐसे इरेज कर रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लेना आप। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना, बेसिक सा डिफिनीशन अगर आपसे पूछता है तो सिंपल सा लिख लोगे इस तरीके से, लाइसोसोम्स आर स्मॉल spherical structure. Lysosomes are a small spherical structures containing ऐसे लिख लो, containing a number of digestive enzymes, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना अप्रॉक्स 40। क्लियर है ना, containing a number of digestive enzymes approximately कितने, तो अप्रोक्सीमेटली 40 एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है ना, अब ये सारे एंजाइम्स करेंगे क्या, तो दीज एंजाइम्स यहीं पे लिखोगे या इस तरीके से लिख लो, which are capable of digesting the organic materials।
इसीलिए इसको ना डाइजेस्टिव यूनिट भी बोलते हैं। तो यहीं पे लिख लोगे दिस इज द रीजन इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे, तो डाइजेस्टिव यूनिट। इसे क्या बोल रहे हैं, सेल का डाइजेस्टिव यूनिट बोल रहे हैं। सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं अभी थोड़ी देर में समझाएंगे। तो डाइजेस्टिव यूनिट क्यों बोलते हैं, इतना आपको समझ में आया, क्लियर है ना। इसके बाद देखोगे, देखना इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो पॉइंट पहले समझ लोगे आप। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, समझोगे। लाइजोसोम का जो फॉर्मेशन है ना, वो शुरू हो गया था आरईआर के पास से। आरईआर यानी आप समझ रहे हो ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सिस्टर्नी था वहीं से शुरू हो गया था, फिर वेसिकल्स के फॉर्म में आया वो, और फिर वो आ गया कहाँ, गोल्गी बॉडी के पास। और गोल्गी बॉडी के पास आके फिर इसका और भी मॉडिफिकेशन हुआ और उसको पैकेज किया गया इन द फॉर्म ऑफ लाइजोसोम। यानी सिंथेसिस हुआ कहाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और उसकी पैकेजिंग कहाँ हुई, पैकेजिंग प्लस मॉडिफिकेशन, क्लियर है ना। पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन कहाँ हुई, तो गोल्गी बॉडी में हुई, आ रहा समझ में। और फाइनली ये क्या बना, तो लाइजोसोम बना। अब लाइजोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्योंकि लाइजोसोम के अंदर जो इंजाइम्स प्रेजेंट हैं, द इंजाइम्स विच आर फाउंड इन द लाइजोसोम, इसके पास इतनी एबिलिटी है ना कि वो पूरे के पूरे सेल को भी डाइजेस्ट कर जाए। अब पूरे सेल को डाइजेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी भाई, अभी तक तो लाइजोसोम क्या कर रहा था, अभी तक लाइजोसोम जो भी पैथोजेंस वगैरह आ रहे थे उसे वो डाइजेस्ट करने का काम कर रहा था, क्लियर है ना। लेकिन अब क्या कर रहा है, सेल अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर रहा है, यानी लाइजोसोम अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर रहा है, तो फिर उसका तो कोई अस्तित्व रहेगा नहीं। तो ये कर क्यों रहा है, तो देखो इसके कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं। कंडीशंस क्या है समझना, एक एग्जाम्पल लेके चल रहा है, फिर मैं उसे लिख दूंगा यहाँ पे। एक एग्जाम्पल क्या है ना, कि जैसे कोई एक ह्यूमन बींग है, वो लंबे समय के लिए स्टारवेशन में चला गया, तो ह्यूमन बींग स्टारवेशन में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसके जो सेल्स प्रेजेंट होंगे बॉडी में, वो भी तो स्टारवेशन, स्टारवेशन समझ रहे हो ना, मतलब स्टारवेशन यूं कहो कि भूख हड़ताल समझते हो ना, कि खाना ही नहीं खा रहा है, खाना पानी सब कुछ बंद कर दिया है, ठीक है, अनशन पे बैठ गया, हाँ सबसे अच्छा शब्द है ना। तो यहाँ समझोगे आप क्या हो रहा है, कि हमारे बॉडी में जो फैट है स्टोर्ड है, क्लियर है ना, उन सब चीजों का यूज करेगा बॉडी, लेकिन एक समय और बढ़ेगा। ये स्टारवेशन अभी भी कंटिन्यू है, यानी 10 दिन तक तो चलो ठीक है, वो फैट वगैरह को यूज किया, लेकिन उसके बाद भी अगर स्टारवेशन चल रहा है तो क्या होगा ना, कि अब सेल धीरे धीरे प्रोटीन को भी मतलब यूटिलाइज करना शुरू करेगा। देखो हमारा बॉडी इस सीक्वेंस में यूटिलाइज करता है, सबसे पहले क्या यूटिलाइज करता है, तो कार्बोहाइड्रेट को, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करता है, क्लियर है ना। कार्बोहाइड्रेट या फैट जो भी बोल लो, फैट भी तो इधर से ही बन रहा है एक्चुअली, क्लियर है ना। तो देखो ध्यान से समझना, तो जो कार्बोहाइड्रेट को यहाँ यूटिलाइज कर रहा है, अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है तो जो फैट स्टोर्ड है ना उसे यूटिलाइज कर रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट के बाद फैट हो गया। अगर फैट भी नहीं मिलता है ना, तो फिर जाके प्रोटीन को ये यूटिलाइज करना शुरू करता है, और प्रोटीन मतलब सेल, तो सेल को ही खाना शुरू कर देता है ये, ताकि थोड़ा बहुत तो एनर्जी से मिल जाए, क्लियर है ना। स्टारवेशन के केस में थोड़े दिन के लिए, मतलब 1-2 दिन और वो जिंदा रह सके, और अगर उस बीच में इसे इसकी जो बेसिक जरूरत है वो पूरी हो गई, तब तो ये इंसान या सेल बच जाएगा। अगर इसके बाद भी नहीं हुई पूरी उसकी बेसिक जरूरतें, तब तो फिर ये जाने वाला है, इतना सोच लो आप, क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे हाँ एक पॉइंट लिख लोगे यहाँ पे, मैं इसे बस यहाँ पे इरेज कर रहा हूं, लिख लेना। द एंजाइम्स विच आर फाउंड इन लाइजोसोम, जो लाइजोसोम में एंजाइम प्रेजेंट है, आर सिंथेसाइज्ड, कहाँ बनता है, आर सिंथेसाइज्ड इन आर ई आर। आर ई आर समझते हो ना, मैं शॉर्ट में यूज कर रहा हूँ। आर ई आर स्टैंड फॉर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, आर ई आर में, एंड पैक्ड एंड पैक्ड इनटू लाइसोसोम बाई कौन, पैकेजिंग यूनिट कौन था, गोल्गी बॉडी था, क्लियर है ना, पैक्ड बाई गोल्गी बॉडी। आ रहा समझ में। इसके बाद देखो एक पॉइंट और लिखोगे, कि जो एंजाइम्स होते हैं
उसके पास उतनी एबिलिटी होती कि खुद के सेल को वो क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके। तो अगला पॉइंट लिख लेना, द एंजाइम्स फाउंड इन लाइसोसोम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग the whole cell। आ रहा है समझ में? are capable of digesting the whole cell in case of a starvation, or if the cell is damaged or dead। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना, इसको यहां से समझोगे। देखो मैं यहाँ पे प्लांट और एनिमल में थोड़ा सा और डिफरेंस बताऊंगा कि प्लांट में आखिर लाइसोसोम क्यों नहीं होते, या होते भी हैं तो बहुत कम क्यों होते हैं। अगर प्लांट में लाइसोसोम हुआ तो क्या होगा, अगर एनिमल में लाइसोसोम नहीं हुआ तो क्या होगा। देखो पहले फंक्शन समझो। लाइसोसोम कर क्या रहा है, स्टारवेशन समझ गया, आपको मैंने डिटेल में समझा दिया। या फिर अगर सेल मान लो डैमेज हो गया या फिर डेड हो गया, तो इस केस में देखो एक इमेजिन करना, ठीक है ना, इमेजिनेशन बहुत बड़ी चीज होती है, इमेजिन जरूर करोगे। क्या हो रहा है कि बॉडी के सेल्स ऐसे मर गए या डैमेज हो गया और वो बॉडी में ही जमा हो रहा है। तो बॉडी में मतलब डेड सेल्स जमा होते 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 क्या हो जाएगा ना, कि हमारा बॉडी ही बिल्कुल एक तरह से डेड हो जाएगा। अरे समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी इस तरीके से समझो। मैं देखो इस हाथ को जैसे मूव कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे के सारे लिविंग सेल है भाई, इसलिए थोड़ा देर इमेजिन करो कि यहाँ के सारे सेल मर गए हैं। ये हाथ मूव कर पा रहा हूं मैं, वैसे तो मैं कर ही सकता हूं, लेकिन आप सोचो मैं इसे मूव नहीं कर पाऊंगा, फिर मेरा पूरा बॉडी अस्थिर हो जाएगा। मैं अभी बोल रहा हूं, इधर सारे सेल्स मर जाएं और यहीं पे जमा हो जाए, द कंडीशन इज कि यहीं स्टोर हो जाए, तो फिर मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। यानी मूवमेंट जो पॉसिबल हो रहा है ना हमारे बॉडी में, वो इसी की वजह से कहीं ना कहीं हो रहा है। ये हेल्प कर रहा है, जो पुराने सेल मर रहे हैं ना उसे वहां से हटा रहा है, डाइजेशन कर रहा है, कंप्लीट वहां से डिसॉल्व कर रहा है। लेकिन प्लांट में यही समझो उल्टा केस है। प्लांट को बोलना चलना नहीं है, वो तो अस्थिर रहना है। अब तुम सोचो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं इस तरीके से, लंबे समय के लिए खड़ा हूं, 5 से 10 मिनट 15 मिनट, चलो ठीक है, फिर भी 2 घंटे 3 घंटे 6 घंटे 10 घंटे खड़ा रह पाऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं, बैठ जाऊंगा, गिर जाऊंगा, है ना, एनर्जी खत्म हो जाएगा, पैर दुखने लगेगा, जो भी केस है। प्लांट सालों से एक ही पोजीशन पे है, लेकिन क्या वो कभी तुमसे शिकायत किया उसने? कभी तुम पानी डालने गए हो प्लांट को तो उसने बोला कि भाई ऐसा अगर आज पानी तो डाल नहीं रहा है डेली, आज पानी मत डाल, मुझे यहाँ से कहीं शिफ्ट कर दे या मुझे सुला दे कहीं, मेरा पैर दुख गया है? नहीं ना। द कंडीशन इज कि वहाँ लाइसोसोम है ही नहीं या बहुत कम है, तो वहाँ जो सेल डेड कर रहा है ना वो जमा होते जा रहा है, और वो प्लांट को ना एक स्ट्रेंथ दे रहा है। क्योंकि आपको पता है प्लांट में मोस्टली सेल क्या होते हैं, डेड होते हैं, ऑल दो डेड होते हैं, क्लियर है ना, वहां पे लिविंग बहुत ही कम सेल होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे क्या कर रहा है, एक स्ट्रेंथ दे रहा है, वो उसे सही से वहां पे मतलब स्टेबल तरीके से रहने में, गर्थ उसका बनाने में, वहां पे मतलब क्या बोल रहे हैं एक तरह से कि खड़ा रह सके सही से, इसलिए वो उसे हेल्प कर रहा है। तो कंडीशन समझ में आया? अगर प्लांट में लाइसोसोम हो ना ढेर सारे, तो फिर उसके भी सेल वहां से डिजनरेट होते चले जाएंगे। तो प्लांट ये ऐसे नहीं रह पाएगा सीधा सा, कभी वो भी सो जाएगा, कभी वो भी चलेगा, है ना, इस टाइप से। और अगर हमारे अंदर लाइसोसोम ना हो तो फिर हम स्टिफ हो जाएंगे, स्टिफ समझ रहे हो ना, हार्ड हो जाएगा पूरा बॉडी हमारा, और फिर हम ना बोल पाएंगे ना चल पाएंगे, कोई मूवमेंट ही नहीं शो कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, यहाँ पे मैंने समझा दिया कि स्टारवेशन के केस में या फिर जब सेल डैमेज या डेड हो गया है तो उस केस में भी पूरे सेल को ये डाइजेस्ट कर सकता है। देखो करेगा कैसे वो समझना। इन सब केस में क्या करेगा लाइसोसोम, इस तरीके से देखो, एक छोटा सा डायग्राम से समझोगे, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये मान लो एक सेल है, अब ये मान लो उसका लाइसोसोम है, मान लो आप, तो इस लाइसोसोम में देखो एंजाइम्स है। अब जब ये सेल ही डैमेज हो गया, तो सेल डैमेज हो गया तो यहाँ रखना नहीं है सेल को, इसे डिजनरेट करवाना है, क्योंकि बॉडी में रहेगा तो क्या होगा आपको पता है। अब तो ये क्या करता है ना, ये लाइसोसोम बस्ट हो जाता है, फट जाता है। तो जैसे ही लाइसोसोम फटा तो उसके एंजाइम्स देखो फैल गए ना, इधर उधर फैल गया।
अब जब फैला तो देखो इधर माइटोकॉन्ड्रिया था, इधर प्लास्टिड था, इधर ये था, इधर वो था, सब कुछ था ना, सब कुछ को क्या कर गया, डीजनरेट कर गया, क्योंकि आफ्टर ऑल वो सारे ऑर्गेनल्स भी तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से ही बने हैं ना, वो भी तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड इन्हीं सब का बना होगा ना, और इसके पास कितने लगभग 40 एंजाइम्स है सबको डाइजेस्ट करने के लिए, तो आराम से डाइजेस्ट कर लेगा। तो इस केस में ये क्या किया, सुसाइड किया, क्या किया, सुसाइड किया। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। क्लियर है ना, तो इसे मैं एक पॉइंट बना के यहाँ लिख रहा हूं, ठीक है, इसे लिख लोगे, साथ में लिखोगे, समटाइम्स when the whole cell is to be digested। अब कब ये जरूरत पड़ेगी आपको पता है, जब डैमेज हो गया, डेड हो गया, फिर स्टारवेशन का केस है, क्लियर है ना, ताकि एनर्जी की जरूरत है। when the whole cell is to be digested the lysosome क्या करेगा, बस्ट कर लेगा खुद को, the lysosome burst itself and releases its contents into the cytoplasm। और जब साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया तो which results in complete digestion, which results in complete digestion of cell। This is the reason lysosome is also known as suicidal bag। This is the reason lysosome is known as suicidal bag। क्लियर है ना, मतलब ये अपने पास एक बॉम्ब रखे हुए है और जब मन किया सुसाइड कर लिया। क्लियर है, इस तरीके से तो सुसाइडल बैग बोल रहा है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये देख लिया आपने। अब हम एक लास्ट टॉपिक देख रहे हैं बस इसका, लाइसोसोम का, और वो है फंक्शन। तो फंक्शन तो आप लोग समझ ही गए होंगे लगभग, बस मैं उसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो साथ साथ आप लोग भी लिख लोगे, मैं इसे जल्दी से इरेज कर देता हूँ। देखोगे यहाँ पे हेडिंग क्या हो जाएगा हमारा, फंक्शन, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो देखो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में इसका फंक्शन लिखना चाहूँ ना, तो इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखो, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंटरसेलुलर डाइजेशन, और एक होता है ना कि सेल का खुद का डाइजेशन, यानी ऑटोफैगोसोम भी बोलते हैं इसको। क्लियर है ना। तो चलो इसे मैं डिटेल में ही करके लिख देता हूँ आपके लिए, आप जल्दी से साथ साथ लिख लोगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखोगे, इट हेल्प्स इन intracellular digestion of food particles as it is rich in hydrolytic enzymes। इंजाइम्स का काम ही होता है डाइजेशन, अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो। इंजाइम और हार्मोन थोड़ा सा आपने 8 में पढ़ा होगा, हार्मोन तो बेसिकली पढ़ा होगा ना एडोलेसेंस में, और यहाँ इंजाइम, इंजाइम बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करता है, और हार्मोन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं अलग अलग, ठीक है ना। तो उन सबको बाद में मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इसके पास क्या है, वेरियस इंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स या फिर डाइजेस्टिव इंजाइम्स भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। चलो आगे लिखोगे, it help in destruction of foreign particles as in WBC। WBC में जैसे क्या कर रहा था, फॉरेन पार्टिकल को मारने का काम कर रहा था, इसलिए तो WBC को क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। क्लियर है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसी में, it help in
cleaning the cell by digesting the damaged parts, so also known as, देखो इसका तीसरा नाम आ रहा है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं स्कैवेंजर ऑफ सेल। तो इसे डाइजेस्टिव यूनिट भी बोल रहे हैं, इसे सुसाइडल बैग भी बोल रहे हैं, सुसाइडल यूनिट भी बोल रहे हैं और एस्केवेंजर भी बोल रहे हैं। एस्केवेंजर का क्या काम होता है? साफ सफाई करना। एस्केवेंजर जैसे बेसिकली देखो हमारे नॉर्मल लाइफ में देखो तो जो वल्चर होते हैं, ये सब जो हाइना होते हैं ना, तो ये सब क्या करता है, जो भी जानवर वगैरह मर जाता है उसको क्या करता है, साफ कर देता है ना, तो इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करता है, नहीं एस्केवेंजर का काम करता है। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो क्या कर रहा है, एस्केवेंजर का काम कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, एक लास्ट पॉइंट लिख लोगे इसमें, देखो लास्ट पॉइंट क्या लिखना कि क्या कर रहा है लास्ट, एक फंक्शन देखो यहाँ समझ लो पहले कि जो सुसाइडल बैग यानी सुसाइड जब कर रहा है उस केस में क्या कर रहा है, हमारे सेल को ना थोड़ा बहुत तो एनर्जी प्रोवाइड कर ही रहा है, क्लियर है ना। कब? स्टारवेशन के केस में। तो यहाँ पे लिख लोगे इट प्रोवाइड एनर्जी by digesting the cell during a starvation। स्टारवेशन के केस में क्या कर रहा है, ये थोड़ा बहुत एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन हो गया लाइसोसोम का। अब इसके बाद देखो, इसे आप जल्दी से नोट करोगे, इसके बाद मिलते हैं हम, एक छोटा सा टॉपिक है वो हमारे सिलेबस का नहीं है लेकिन हम उसे थोड़ा सा बस पढ़ेंगे ताकि आपको ये जो भी अभी तक पढ़ा, इस 3 लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ा, अगर आपने 3 लेक्चर नहीं किया है यहाँ पे तो उसे पहले कंप्लीट करोगे, ठीक है। आज का मतलब ये वाला और इसके पहले 2 लेक्चर को, और ठीक है ना, और तभी आप ये जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो देखोगे, ठीक है। तो इसे जल्दी से इरेज करो और उसे उसमें मैं कुछ लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है ना। जो अगला जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना ही नहीं है, बस वो आपको समझने के लिए, ताकि आपको पीछे का जो भी पढ़ा ना आपने वो क्लियर हो जाए। देखो शुरुआत कहाँ से हुआ समझोगे, शुरुआत हुआ न्यूक्लियस से। कहाँ से शुरुआत हुआ? न्यूक्लियस से। देखो इस तरीके से समझोगे, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस का बाहर वाला मेम्ब्रेन था, अब तो ज्यादा बनाने की जरूरत है भी नहीं मुझे, अब आपको क्लियर होगा। यहाँ से देखो क्या बना, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि सर ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहा है ना, ठीक है ना। यहाँ से ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना, इसका सिस्टर्नी वाला पार्ट है, इधर देखो वेसाइकल्स मैंने दिखा दिया है कुछ, ठीक है। और इसी में फिर आगे जाके क्या हो जाते हैं, ब्रांचिंग हो जाते हैं ना, तो ये क्या ट्यूब्यूल्स निकल जाएगा, हमें उससे मतलब नहीं है फिलहाल, हमें इतने से ही मतलब है, इसे रहने देते हैं हम। अब देखो क्या हो रहा है, ये ध्यान से देखना, इधर राइबोसोम था ना, इधर राइबोसोम था ना, इधर देखो राइबोसोम था, क्योंकि राइबोसोम बना है कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर बना, और इधर देखो आ गया ये राइबोसोम, आ रहा है समझ में। और फिर यहाँ भी तो आ गया था ना राइबोसोम, तो ये इस यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्लियर है ना, यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब ये वेसाइकल्स कहाँ गया था याद करो आप, तो ये वेसाइकल्स याद करो ना आप, तो ये चला गया था तुम्हारे गोल्गी बॉडी के पास, यानी कुछ इस तरीके से था। अगर इधर से बना रहे हैं तो इस फिगर को कुछ इस तरीके से दिखाना होगा हमें, ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। एक मिनट, क्लियर है ना, बस सिंपल सा। ये देखो इधर से इधर आया, यहाँ से फिर इसके अंदर गया, अब इसके अंदर जाके फिर इधर से देखो, मान लो ये क्या निकला, तो लाइसोसोम निकला, यहाँ पे लाइसोसोम की पैकेजिंग हुई, आ रहा समझ में, इधर से आया लाइसोसोम बना। अब देखो ये देखो हम सेल के अंदर हैं, ये ऐसे समझ लो सेल के अंदर है, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ क्या हुआ, सेल के अंदर देखो यहाँ से ना इंडोसाइटोसिस के थ्रू, याद करो इस तरीके से मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हुआ। यहाँ पे मान लो कोई फॉरेन पार्टिकल है ये, अब ये फॉरेन पार्टिकल यहाँ पे आया, स्ट्रक्चर चेंज हुआ अंदर की ओर, दिस इज इनवेजिनेशन। यहाँ पे क्या चल रहा है, इंडोसाइटोसिस चल रहा है, समझते चलोगे साथ में। यहाँ पे क्या चल रहा है, इंडोसाइटोसिस। अब इंडोसाइटोसिस चला तो ये क्या हो गया, यहाँ अंदर आ गया, फिर ये क्या हो गया,
अंदर ये पूरा का पूरा ही अंदर आ गया, ये मेम्ब्रेन इस तरीके से फिर से पैक हो गया, तो ये देखो फॉरेन पार्टिकल आ गया। अब देखो क्या होगा, सेल के अंदर वैक्यूल्स भी होते हैं। वैक्यूल्स आर एक्चुअली एम्प्टी स्पेसेस। वैक्यूल्स बताऊंगा आगे के लेक्चर में, क्लियर है ना। तो अभी बस उसे आप इमेजिन करके चलो, ठीक है ना। तो वैक्यूल्स आया, तो जो वैक्यूल्स होते हैं स्पेशली फूड वैक्यूल्स, ठीक है ना, फूड वैक्यूल होते हैं, सैप वैक्यूल होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, तो फूड वैक्यूल मान के चलो। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया ना कि वैक्यूल के, देखो कोई भी सब्सटेंस जब सेल के अंदर आता है तो वो एक जगह ढूंढता है। जैसे तुम्हारे घर में कोई मेहमान आएगा तो जो गेस्ट रूम होता है वहीं बैठा होगे ना, तो सेल का गेस्ट रूम समझ लो वैक्यूल है। तो यहाँ देखो ये जो सब्सटेंस था ये इस वैक्यूल के अंदर आ गया, आ रहा है समझ में। अब देखो ये इधर देखो बढ़ा आगे, क्लियर है ना, यही सब्सटेंस है। अब क्या होगा, लाइजोसोम इसके साथ दोस्ती करेगा। लाइजोसोम के भी ना 3 स्टेजेस होते हैं, ध्यान से सुनो, मैं यहाँ बता ही देता हूँ। स्टेजेस होते हैं लाइजोसोम के, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, और एक होता है टर्सरी। ये 3 स्टेजेस होते हैं, ध्यान से समझ लेना। प्राइमरी स्टेज वो होता है जहां हाइड्रोलिटिक एंजाइम तो होंगे लेकिन एक्टिव नहीं होगा, यानी प्राइमरी लाइसोसोम इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव एंजाइम्स रखता है, क्लियर है ना। यहां सेकेंडरी वाले में यही एक्टिव हो जाएगा, क्लियर है, और टर्सरी वाले में रेसिडुअल बॉडी होगा। रेसिडुअल बॉडी यानी जो कुछ भी डाइजेशन के बाद बचेगा ना वो सब कुछ यहाँ पे रहेगा, ठीक है, दिख नहीं रहा आपको, आ रहा है समझ में ना। तो रेसिडुअल बॉडी। अब देखो प्राइमरी प्राइमरी लाइसोसोम, ये अभी क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम है, ये क्या है, स्टेज 1 में है। लेकिन जैसे ये इसके साथ बाइंड करेगा ना, इसके साथ देखो यहाँ से इसने इस तरीके से यहाँ पे बाइंड किया, ये लाइसोसोम इसके साथ बाइंड किया, तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है ना, एक लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स बनाता है इस फूड जो भी पैथोजन या फूड या जो कुछ भी है कंपोनेंट्स फॉरेन पार्टिकल उसके साथ। अब देखो ये जब एक कॉम्प्लेक्स बना तो पहले क्या किया ना, लाइसोसोम ने इसके साथ दोस्ती की, बोला कि मेरे पास आओ, है ना, हम दोनों दोस्त हैं। अब दोस्ती किया इसके साथ। अब क्या किया ना, इस लाइसोसोम ने अपने एंजाइम को रिलीज कर दिया इस वैक्यूल के अंदर, आ रहा है समझ में। तो यानी इस एंजाइम, अब देखो यहाँ एंजाइम आ गया। अब जब एंजाइम आ गया तो क्या होगा, फाइनली यहाँ पे डाइजेशन शुरू हो जाएगा। यानी अब इस दोस्त ने क्या किया, धोखा दे दिया, है ना, दोस्ती करके धोखा दे दिया, यानी पीछे से वार कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन होगा। अब डाइजेशन के बाद जो कुछ भी पार्टिकल बचेंगे थोड़े बहुत, है ना, वो वापस से एक्सोसाइटोसिस, देखो अब यहाँ से एक्सोसाइटोसिस हो रहा है, बाहर की ओर खुल रहा है ये मुंह, यहाँ पे आएगा पार्टिकल और फिर से ये मेम्ब्रेन वापस से स्टेब्लिश हो जाएगा, है ना। मैं इसे ब्लैक से ही दिखा देता हूँ, ये इसे वापस से मेम्ब्रेन बन जाएगा। अब ये जो था बेस्ट प्रोडक्ट, ये एक्सोसाइटोसिस हुआ ना, और एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकल गया। तो इसी तरीके से आप देखो यहाँ पे तीनों कनेक्टेड है कि नहीं, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, यहाँ पे गोल्गी बॉडी दिख रहा है और लाइसोसोम दिख रहा है। सो दिस इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसो, इसे क्या बोलेंगे, GERL सिस्टम। तो यही होता है GERL सिस्टम, जो कि हमारे सिलेबस का नहीं है, ठीक है ना, इसे आप बाद में पढ़ोगे कभी और डिटेल में। यहाँ पे मैंने एक बेसिक बस इंट्रोडक्शन आपको दिया ताकि आपको पीछे की जो लेक्चर थी ना वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर भी खत्म हुआ। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिले। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, क्लियर है ना, वहां पे मैं सारे अपडेट्स पोस्ट करता रहता हूँ। चलो फिर ठीक है, बाय।